हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपने 10th चैप्टर का 2 टॉपिक लास्ट के रह गए, वो मैं स्टार्ट करा रही हूँ। और इसमें पहला टॉपिक है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, यानी बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। अब देखो, अगर आपने 11th में ध्यान हो तो अपन ने आर्कीबैक्टीरिया या आद्य जीवाणु पढ़ा था, और उसमें ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु जो गाय भैंस होते हैं उनके आहार नाल में पाए जाते हैं, और उनके अंदर सेलुलोज होता है, उसको खाते हैं। और जब वो उनका गोबर या काऊ डंग होता है तो उसमें से ये जीवाणु बाहर निकलते हैं, और फिर इनसे बायोगैस का निर्माण होता है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे लिया जाता है। अब देखो, जो बायोगैस है वो बायोगैस का अगर अपन देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है, मिथनोजेन जीवाणु, जिसे अपन मिथनोबैक्टीरियम भी कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है सेलुलोज का पाचन करना। तो ये जो सेलुलोज का पाचन करता है, और जो अपचित रह जाता है या जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो ये जो है अपाचन के रूप में जो है गोबर में बाहर निकलता है, और फिर हम इसी को यूज करते हैं गोबर बनाने, गोबर या आप बायोगैस जो है उसको कह सकते हो। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, आपके बुक में भी है। ये है बायोगैस प्लांट, और इस बायोगैस प्लांट में 4 जो होते हैं वो सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर होती है। और जैसे पहला जो टैंक है उसे स्लरी टैंक या कदरम बोलते हैं। सेकंड वाला इसमें गैस होल्डर है, थर्ड वाला डाइजेस्टर है, और फोर्थ वाला है स्लश टैंक। तो ये 4 यहाँ पर टैंक होते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात कि ये जो है ये जमीन के अंदर जो है बनाया जाता है। तो इसमें देखो, सबसे पहला जो टैंक है वो सबसे छोटा टैंक होता है, और इसको स्लरी टैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गोबर है उस गोबर को पानी में मिला के इसके अंदर डाला जाता है, और फिर ये इसकी जो स्लरी है वो डाइजेस्टर टैंक के अंदर जाती है। फिर जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है सबसे बड़ा जो टैंक है, ये जो टैंक है ये टैंक 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है, और इसकी जो दीवारें भी बनती है वो जैसे अपन सीमेंट और ईंट है उसकी बनाते हैं। फिर इसके अंदर जो है सबसे पहली बात तो ये वायु रोधी होता है, यानी एयर टाइट होता है। इसमें कहीं और से एयर एंटर नहीं करती है, केवल जो स्लरी है वही यहाँ पर आती है। और फिर उसके बाद में जो तीसरा टैंक है वो टैंक इसमें तैरता रहता है, जिसे गैस होल्डर टैंक कहते हैं, और इसके नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जब गोबर या स्लरी है उसमें फर्मेंटेशन या किण्वन होता है तो उसमें से जो गैस निकलती है वो इसमें भरती जाती है, और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है। फिर देखो, यहाँ पे जो चौथा वाला है वो कौन सा है, स्लश टैंक, या जिसे अपन जो भी इसमें से किण्वन क्रिया के बाद में जो पदार्थ बचता है वो धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होता है, और फिर इस पदार्थ को हम जैव उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं। और जो गैस होल्डर वाला टैंक है वो बाहर पाइप से जुड़ा रहता है, और यहाँ से गैस निकलती है, और इस गैस का उपयोग हम अलग अलग जगह कर सकते हैं। जैसे आजकल लाइट जलाने के काम में भी लिया जाता है, किचन में, जैसे अगर गांव वगैरह में होता है तो वहाँ पर इसको रसोई के में भी जो है काम में लेते हैं, खाना पकाने वगैरह के लिए। तो इस तरीके का ये बायोगैस प्लांट है जो गांव में आजकल बहुत ज्यादा लगाया जाता है। फिर देखो, यहाँ पे बायोगैस का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, और ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि बायोगैस में कौन कौन से चीजें होती हैं, कितनी परसेंटेज होता है। कंपोजिशन में हम हर समय नाम लिखते हैं और उसके बाद में वो कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे देखो, मीथेन है और ये 50 से 75% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जो 25 से 50% है। फिर नाइट्रोजन है जो लगभग 5-10% होती है। उसके बाद में हाइड्रोजन है जो 1% होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड है जो 3.3% के आसपास होगी।
और ऑक्सीजन इसमें ना के बराबर होती है। तो इस तरीके से ये कंपोजिशन है किसका, बायोगैस का। फिर उसके बाद में आप देखो ये जो बायोगैस है इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। सबसे पहली बात तो जो गोबर वगैरह होता है वो हमें आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम इसको आसानी से बना सकते हैं। और फिर इसके बाद में क्योंकि इसका उपयोग भोजन पकाने के लिए, रोशनी के लिए, एक ऊर्जा स्रोत के रूप में, एनर्जी के रिसोर्स के रूप में काम में आता है। फिर उसके बाद में इसके जो बचा हुआ चीज है उसको अपन फर्टिलाइजर या उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं। और नेक्स्ट है कि जैसे मान लीजिए गोबर है तो वो भी एक तरीके से प्रदूषण के रूप में अगर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ हो सकता है, इसलिए अगर हम गोबर को काम में ले लें तो प्रदूषण भी है उसको भी हम कम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि ये हालांकि गांव की चीज है, तो इसलिए जो है हमारी जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, वो इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ावा देती है। और उसके लिए एक स्पेशल अपने पास में संस्था है जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और एक और है वो है आपकी कौन सी, खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन यानी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये दोनों ही इस प्लांट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देती हैं। सब्सिडी आपने नाम सुना होगा, तो इस तरीके के उसको पैसे भी देती हैं ताकि ये प्लांट इजीली वहां पर लगाया जा सके। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोलर एजेंट। तो सबसे पहले आपको जैव नियंत्रक या बायो कंट्रोल पता होना चाहिए कि जो भी हानिकारक जीवाणु या जो भी जीव हैं उन जीवों को हम मारते हैं, और मारने के लिए अधिकतर किसी रसायन वगैरह का उपयोग करते हैं, तो उसके बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव होते हैं। इसलिए अब ऐसे जीवों को तैयार किया जा रहा है जो हानिकारक जीवों को नष्ट कर सकें। जैसे कल आपको बताया था कि लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो हमारे अंदर जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको मारने का काम करता है, उनको नष्ट करने का काम करता है। इसलिए लैक्टोबैसिलस भी क्या हो गया, एक तरीके का बायो कंट्रोलर या जैव नियंत्रक के रूप में यहाँ पे होता है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इस से हम एग्रीकल्चर में अगर हम रासायनिक या केमिकल जो फर्टिलाइजर उनको यूज नहीं करेंगे तो आपको पता है कि जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। और भी कई हैं जो कि केमिकल चीज को हम यूज करते हैं तो बहुत तरीके के हमें हानि पहुंचती है। अब यहाँ पे देखो कुछ एक टॉपिक आपके इसमें दे रखा है कि रासायनिक पीड़कनाशी के प्रयोग से हानि यानी हैजार्ड्स ऑफ यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं जिनको कि हम केमिकल से तैयार करते हैं उसके 3, हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन आपके बुक में 3 यहाँ पे इफेक्ट या प्रभाव दिए हुए हैं। पहला जो इफेक्ट है वो है किलिंग ऑफ नॉन पेस्ट ऑर्गेनिज्म या गैर पीड़क नाशियों का विनाश। यानी जब हम कोई भी रसायन यूज करते हैं तो उस रसायन को ये पता नहीं होता है कि ये जीवाणु लाभदायक है कि हानिकारक है, तो वो तो सभी जीवों को क्या कर देता है, मार देता है। तो इससे जो है जो हमें यूजफुल चीजें या हमारे हेल्प करने वाले जीव हैं वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा, इससे प्राकृतिक असंतुलन भी होता है यानी कि डिस्ट्रक्शन इन इकोसिस्टम। आपको पता है अगर हमारे उसमें एक भी वैरायटी कम होती है तो पर्यावरण असंतुलित हो सकता है। तो यहाँ पर इनके कारण जो है हमारी इकोसिस्टम भी अनबैलेंस या डिस्टर्ब हो सकती है। फिर जो तीसरा वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अवशेषी प्रभाव, और एक कहलाता है जैव आवर्धन या रेसिडुअल इफेक्ट एंड बायोमैग्निफिकेंस। देखो जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेंस ये आपका जब अपन इकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा, पर यहाँ पर देखो
एक एग्जाम्पल दिया हुआ है डीडीटी। डीडीटी आप जानते हो, और ये जो डीडीटी है इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है किसमें, एज ए पेस्टिसाइड यानी केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप धीरे धीरे ये जो डीडीटी है ये हमारी पूरी फूड चेन, ये जिसे अपन खाद्य श्रृंखला कहते हैं, उसके अंदर आ गया। और इंडिया में जो नॉर्मल डीडीटी की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 13, लेकिन इस 13 से 31 ppm पर पार्ट पर मिलियन, इतनी ज्यादा इसकी क्वांटिटी होने के कारण हमारा जो पूरा का पूरा फूड चेन है वो इसके कारण संक्रमित हो गया। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये डीडीटी के कारण है। और अगर हम देखें तो इसके प्रभाव से बहुत सारे जो मृदा के अंदर केंचुए होते हैं, अर्थवर्म, वो खत्म हो गए। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आजकल बहुत यूज किया जाता है, जो चील और गिद्ध जो पहले बहुत दिखा करते थे, उसका मेन कारण है डीडीटी। और इस डीडीटी के कारण उनके जो अंडे होते हैं, उन अंडों का जो बाहर का कवर होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, जिसके कारण उनके अंडे होते ही फट जाते थे, टूट जाते थे। इसलिए धीरे धीरे जो है इनकी परसेंटेज क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो है नुकसान है वो किसके कारण है, हमारे जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनके कारण। अब देखो नेक्स्ट इसमें है कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि जब हम कोई भी एग्रीकल्चर में काम करते हैं, कृषि में काम करते हैं, तो उनमें रसायन की जगह अगर हम जैविक चीजों का उपयोग करें, जैसे रासायनिक पीड़कनाशी, उर्वरक, दवाइयाँ, इनके स्थान पे हम गोबर से संबंधित खाद को या हम इस तरह के जैव कंट्रोलर इनको काम में लें, तो ऐसी जो खेती है वो खेती कहलाती है कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इससे जो है हम बहुत सारी जो हमारी पर्यावरण से संबंधित चीजें उनको हम यहाँ पर बचा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके इसमें कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए काली और लाल धारियों वाला भृंग, जिसे हम बीटल या लेडी बर्ड कहते हैं, ये मच्छरों को खाकर नष्ट कर देती हैं। एफिड है और ड्रैगन फ्लाइज हैं, ये सब हम इनको बायो कंट्रोलर के रूप में जानते हैं। और जब आपने खेतों में देखा होगा कि जब हल चलता है तो उसमें से नीचे से कीड़े निकलते हैं और ये जो बीटल और लेडी बर्ड है वो उनको खा के नष्ट कर देती हैं। तो हम इनको एज ए बायो कंट्रोलर या जैव नियंत्रक के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। अब देखो, अभी अपन ने बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ लिया था, तो उसमें भी बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस ये बैक्टीरिया होता है। और इस बैक्टीरिया की सहायता से हम ऐसे प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं जिससे कि जो हानिकारक इंसेक्ट हैं उनके लार्वा उसको खाकर खत्म हो जाते हैं। तो आजकल बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, इस तरीके से जो है कई क्रॉप्स बनाई जा रही हैं जो कि प्राकृतिक रूप से कैसी होती हैं, डिजीज या रेजिस्टेंट बीमारी की उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अब देखो एक एग्जाम्पल इसमें और है, वो है ट्राइकोडर्मा। ये एक फंगस है और आजकल इस ट्राइकोडर्मा को भी हम उर्वरक के रूप में खेतों में काम में लेते हैं। और इससे भी जो है हम बहुत सारी प्लांट की डिजीज को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बुक में एक दो एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, जैसे बैक्यूलो वायरस। ये जो बैक्यूलो वायरस है ये भी जो है कीटों को या आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनको खा के नष्ट कर देता है। और जिससे कि हमारे प्लांट वगैरह, आपको पता है कि कीट तो करते ही हैं, और आर्थ्रोपोडा जैसे स्लग है, घोंगा है, ये पेड़ों के नीचे रहते हैं तो ये उनको खा के नष्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम बहुत सारी बायो कंट्रोलर या जैव नियंत्रक की सहायता से कार्बनिक कृषि को कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक लास्ट टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए
कि अभी तो हमने बायो कंट्रोल यानी कि जो हानिकारक है उनको नष्ट किया था। अब हमारे पास में कुछ ऐसे जीव हैं जो कि अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा पौधों की पोषक या न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इसमें देखो सबसे पहले है राइजोबियम जीवाणु। ये जो राइजोबियम जीवाणु होता है इसका नाम आपने सुन रखा होगा। और ये जो जीवाणु है ये जीवाणु किस में होता है, जो लेग्यूमिनस यानी कि जो फली वाले पौधे होते हैं उनमें होता है। जैसे मटर है तो मटर के अगर आप रूट को उखाड़ के देखोगे तो उसमें राइजोबियम आपको ऐसी गांठें से दिखेंगी। इन गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके इसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। इसीलिए जितनी पल्सेस या दालें हैं उनमें जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब इसमें देखो अभी तो अपन ने राइजोबियम का देखा, तो राइजोबियम एक तरीके का सिम्बायोटिक यानी सहजीवी होता है और ये पौधों के साथ ही ये काम करता है। लेकिन कुछ हमारे पास में ऐसे जीवाणु भी हैं जो फ्री लिविंग यानी स्वतंत्र रूप से रहकर ये काम करते हैं। जैसे एजोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि फ्री रह के मिट्टी में रह के और पौधों को नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। देखो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब है कि नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलना। जैसे नाइट्रोजन है उसको अगर हमने HNO3 में बदल दिया तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फिर देखो इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, एक सहजीवी कवक है यानी सिम्बायोटिक फंगस है और ये जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है कि ये क्योंकि जिम्नोस्पर्म जैसे पौधे होते हैं वो अधिकतर पहाड़ी इलाकों में हिल रीजन में पाए जाते हैं और वो खुद वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी जड़ों में ये माइकोराइजा रहता है और जल के साथ जो भी खनिज पदार्थ है उनको अवशोषित करके पौधे को देता है और बदले में उनसे भोजन लेता है। तो इस तरीके से ये सहजीवन या सिम्बायोटिक है। अब यहाँ पे देखो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है विदाउट माइकोराइजा और विथ माइकोराइजा। तो विदाउट माइकोराइजा में जो है पेड़ का डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होता है और विथ माइकोराइजा में ज्यादा डेवलपमेंट होता है क्योंकि ये उसको जल अवशोषित करके देता है। अब ये जो माइकोराइजा होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है बाह्य माइकोराइजा यानी एक्टो माइकोराइजा जो कि इसके बाहर होते हैं और जो दूसरा होता है वो होता है एंडो जो इसके अंदर पाए जाते हैं। हालांकि इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का काम यही है कि ये जो है जल, फास्फोरस और भी जो मिनरल्स वगैरह हैं उनको होस्ट या पौधे को देता है। इसके अलावा ये जब सूखा पड़ता है तो सैलिनिटी यानी लवणता से पौधे को बचाता है। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल। ये साइनोबैक्टीरिया भी आपने पढ़ रखे हैं। तो इसमें एना बिना है, नॉस्टॉक है, ऑसिलिटोरिया है, ये सारे के सारे हालांकि ये शैवाल हैं लेकिन इनको क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। अब ये जो हैं इनका भी काम क्या है कि ये भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। इसलिए आजकल जो है इनको जो चावल वगैरह की खेती होती है उनमें डाला जाता है ताकि वहां पर ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके बहुत सारे यौगिक वहां पे दे सकें ताकि इनमें भी जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ सके। तो ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसमें लास्ट टॉपिक आपका रह गया फॉस्फेट बैक्टीरिया और इसमें बैसिलस जो आपको दिख भी रखा है, ये बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो भी पौधे हैं उन पौधे को फॉस्फेट
जो देते हैं, इसलिए इनका नाम भी रखा गया फॉस्फेट जीवाणु। और ये माइक्रो बैक्टीरिया हैं जो कि अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा जो है पौधों को फॉस्फेट देते हैं। तो ये इस तरीके से आपने देखो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर, पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि क्वेश्चन आंसर पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो नोट्स हैं वो आपके पूरे बुक में हैं, और इसलिए जो है क्वेश्चन आंसर करके आप मुझे बताते भी जाएं कि आपने कितना काम कर लिया। ओके, थैंक यू।